आज हम बात करेंगे राजस्थान के जितने भी प्रजामंडल आंदोलन हुए उनके बारे में बात करेंगे। लगभग 20 के आसपास जितने भी आंदोलन हुए कंप्लीट बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं आज राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों ये बात करते हैं कि मुख्यतः अपन जो बेसिकली है उसके बारे में बात करते हैं। जो प्रजामंडल है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका अर्थ है प्रजामंडल का, वह क्या है? जनता का संगठन। क्या होता है? जनता का संगठन। प्रजामंडल क्या है? जनता का एक संगठन है। इस प्रजामंडल के निर्माण के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया गया था और उन संस्थाओं का निर्माण भी किनके द्वारा? जनता के द्वारा। वह संस्थाएं अपने अपने रियासतों के अंदर मिलकर के किसका निर्माण करती है? प्रजामंडल का निर्माण करती है। तो इसका जो भावार्थ है तो क्या निकलता है? जनता का संगठन। कहने का मतलब यह है कि प्रजामंडल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया संगठन। क्या कहलाता है? प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, इस प्रजामंडल के जो प्रमुख उद्देश्य क्या थे? जो नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, जो आम व्यक्ति को जो अपने अधिकार मिले हुए थे उनको पाने के लिए क्या करना था? संघर्ष करना था। क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार इन देशी रियासतों के जो जनता थी और राजा थी वहां पर निकुंज शासक चल रहा था, निर्कुंज शासक चल रहा था। वहां पर अत्याचार हो रहे थे, लगातार उन पर लगातार कट होके जा रहे थे। इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रजामंडल की जो जनता थी एक संगठन बनाने की योजना करके इसका जो प्रमुख उद्देश्य था नागरिकों के अधिकारों के लिए क्या करना? संघर्ष करना और नागरिकों के अधिकार प्राप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसका प्रजामंडल का। दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो प्रजामंडल है उस समय देशी रियासतों के अंदर चलाए गए थे। किन रियासतों के अंदर? देशी रियासतों के अंदर। उस समय क्या थी? ब्रिटिश सरकार थी। क्या थी? ब्रिटिश सरकार। तो ध्यान रखना, यह ब्रिटिश सरकार है जो देशी राजाओं पर क्या करती थी? निर्कुंज शासन चलाती थी। दोस्तों निर्कुंज शासन जनता पर चलाती थी और जनता पर क्या करती थी? अत्याचार करती थी। इसलिए दोस्तों यहाँ की जो देशी जनता थी, देशी जनता थी यानी देशी राजाओं देशी रियासतों के अंदर जो निवास करने वाली जनता क्या कहलाती है? देशी जनता, ये देशी किसान लोग। तो देशी लोग थे वो क्या करते थे? इस निर्कुंज शासन के भावार्थ के आधार पर इस ब्रिटिश सरकार से अपने क्या चाहते थे? राजनीतिक अधिकार। कौन से अधिकार? राजनीतिक अधिकार की जनता कहती थी कि हमें हमारे क्या चाहिए? राजनीतिक अधिकार चाहिए। इसलिए इस ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो जनता थी अपने रियासतों के अंदर क्या कर रही थी? उत्तरदायी सरकार की स्थापना। उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहती थी। उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। तो इसका जो प्रमुख मांग थी किसकी? यहाँ के देशी राजाओं की जनता की कि हमारी हर रियासत के अंदर अलग से क्या हो? हमारे अधिकार प्राप्त हो और हमारे जो द्वारा बनाए गए क्या कानून उनका निर्माण हो और हम इस प्रकार से हमारे हर रियासत के अंदर क्या उत्तरदायी सरकार का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से ये ब्रिटिश सरकार थी वो तैयार नहीं थी। आगे जैसे यहाँ पर संगठन बनता है उसके बाद 1918 ईस्वी के अंदर राजपूताना सभा चल रही थी दिल्ली के अंदर, इसकी स्थापना की गई राजपूताना मध्य भारत सभा। इसके आगे बात कर रहे हैं कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 ईस्वी के अंदर कहां पर की गई थी? दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर एक स्थान है दोस्तों चांदनी चौक। कौन सा स्थान है? चांदनी चौक। तो वहां पे ध्यान रखना चांदनी चौक पे कौन सी जगह थी? तो 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। दोस्तों ध्यान रखना कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? 1918 ईस्वी के अंदर। दोस्तों
इसकी जो स्थापना की गई थी वह स्थापना की गई थी, एक स्थान था इस दिल्ली के अंदर जो चांदनी चौक है, कौन चौक है, चांदनी चौक। इस चांदनी चौक के अंदर एक स्थान था जिसका नाम था मारवाड़ी पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय है, मारवाड़ी पुस्तकालय। तो मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर इस राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 ईस्वी के अंदर की गई थी दोस्तों। जो इसके संस्थापक थे, इसके संस्थापक है केसरी सिंह बारट और दूसरे थे जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। और दोस्तों इस संस्था के जो अन्य सदस्य थे, वह थे जमनालाल बजाज, गिरधर शर्मा, विजय सिंह पथिक, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे। विजय सिंह पथिक। नंबर 4 हरिभाऊ उपाध्याय आदि इसके सदस्य थे। तो ध्यान रखना कि 1918 ईस्वी के अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में स्थित चांदनी चौक के पास मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर की गई थी। और कब की गई थी, 1918 ईस्वी के अंदर। इसके जो संस्थापक थे, मुख्य थे, वो कौन कौन थे, केसरी सिंह बारट एवं गणेश शंकर विद्यार्थी। और दोस्तों इस संस्था के जो ये सभा थी, इसके अन्य सदस्य थे जमनालाल बजाज, गिरधर शर्मा, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय। दोस्तों इस संस्था का जो मुख्यालय बनाया गया था, वह बनाया गया था कहां पर, कानपुर में। कहां पर बनाया गया था, कानपुर के अंदर। तो ध्यान रखना इसका मुख्यालय भी कहां पर बनाया गया था, कानपुर के अंदर बनाया गया था। दोस्तों इस संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था कि प्रवासी यानी बाहर से आए हुए व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करना। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य था इसका कि कांग्रेस द्वारा चलाई गई योजनाओं को क्या एक स्थान से यानी स्थानीय स्तर पर जोर शोर से क्या करना है, लोकप्रिय करना है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों इस संस्था के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो किसको बनाए गए थे, जमनालाल बजाज जी को। अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जमनालाल बजाज जी को। और इसका जो उपाध्यक्ष बनाया गया था, किसको बनाया गया था, गणेश शंकर विद्यार्थी को। तो ध्यान रखना कि राजपूताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जमनालाल बजाज जी को बनाया गया था, तथा उप अध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों इस संस्था की या इस सभा की प्रथम बैठक 1918 ईस्वी के अंदर कहां पर होती है, दिल्ली के अंदर। कब होती है, 1918 ईस्वी के अंदर। कब होती है, 1918 ईस्वी के अंदर। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं, कौन बनते हैं, गिरधर शर्मा। कौन बनते हैं, गिरधर शर्मा। तो ध्यान रखना कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 ईस्वी के अंदर दिल्ली में किया गया था, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, गिरधर शर्मा को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, एक बार देखना इधर सामने। 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी, दिल्ली में स्थित चांदनी चौक के पास एक मारवाड़ी पुस्तकालय था, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके जो प्रमुख संस्थापक थे वह केसरी सिंह बारट एवं गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ये गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ के थे,
उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले थे। जब पूर्ण बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो जब वहां पे विजय सिंह के कहने पर इन्होंने जो बिजोलिया पर हो रहे अत्याचारों की खबर प्रताप नामक समाचार पत्र में प्रकाशित की थी और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया था। वही कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी है। तो ध्यान रखना, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और जो इस संस्था का जो मुख्यालय बनाया गया था, कहाँ पर बनाया गया था? कानपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। दोस्तों इस संस्था के जुड़े हुए सदस्य थे, जो प्रमुख सदस्य जमनालाल बजाज, गिरधर शर्मा, विजय सिंह पथिक, हरिबाबू उपाध्याय, ये इसके प्रमुख अन्य सदस्य जुड़े हुए थे। दोस्तों इस संस्था का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1918 ईस्वी के अंदर, कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर। कहां पर? दिल्ली के अंदर हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, किसको बनाया गया था? गिरधर शर्मा को। किसको बनाया गया था? गिरधर शर्मा को। और दोस्तों उस समय जब राजपूताना मध्य भारत सभा की जब स्थापना की गई थी, उसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज जी को बनाया गया था और उप अध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया था। दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा का जो प्रमुख उद्देश्य था, जो पहला उद्देश्य था इसके अंदर कि बाहर से आए हुए व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करना था। ठीक है। नंबर 2 उद्देश्य था कि कांग्रेस द्वारा चलाई गई योजनाओं को क्या एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्या करना है? लोकप्रिय बनाना है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा जो रेट के अंदर 2017 के अंदर रेट लगी थी, उसके अंदर क्वेश्चन आया था, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन किस स्थान पर नहीं हुआ था। तो ध्यान रखना कि राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन जो हुआ था वो 4 स्थानों पर हुआ था। उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं दोस्तों कि कौन कौन से 4 स्थान हैं जहां पर इस संस्था का अधिवेशन किया गया था। जो प्रथम अधिवेशन था उसके बारे में हमने बात किया था कि प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर। तो देखो यहाँ पे इस संस्था का जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1918 ईस्वी के अंदर। कहां पर हुआ दोस्तों? दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर। ठीक है। नंबर 2 अधिवेशन कब हुआ था? 1919 ईस्वी के अंदर। ठीक है। ये कहां हुआ था? अमृतसर। अमृतसर कहां पर है? पंजाब में। तो ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद नंबर 3, जो नंबर 3 हुआ दोस्तों 1920 ईस्वी के अंदर। ये कहां पर हुआ था? अजमेर में। कहां पर हुआ था? अजमेर में। और इसके बाद नंबर जो 4 अधिवेशन है वह कहां पर हुआ था? 1921 ईस्वी के अंदर। कहां पर हुआ था? नागपुर में। कहां पर हुआ था? नागपुर के अंदर। तो ध्यान रखना कि राजपूताना मध्य भारत सभा के 4 अधिवेशन थे। नंबर 1 1918 ईस्वी के अंदर दिल्ली के अंदर। नंबर 2 1919 अमृतसर के अंदर। नंबर 3 है 1920 अजमेर के अंदर। और नंबर 4 कौन सा है? 1921 में नागपुर के अंदर। दोस्तों इन्होंने भी प्रजा मंडलों की स्थापना के लिए प्रमुख आंदोलन किए, लेकिन उस समय प्रजा मंडलों की स्थापना देशी रियासतों में नहीं हो सकी। इसके बाद अपन बात करते हैं देशी राज्य लोक परिषद। ठीक है। उसके बारे में इन प्रजा मंडल के तहत एक संस्था और थी जिसका निर्माण 1927 ईस्वी के अंदर किया गया था, जिसका नाम है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। क्या नाम है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी के अंदर 70 कितने 70 प्रतिनिधि 70 प्रतिनिधि ओके के द्वारा कहां पर की गई थी? मुंबई के अंदर। कब की गई थी? 1927 ईस्वी के अंदर। कितने लोगों के द्वारा? 70 प्रतिनिधियों के द्वारा कहां पर की गई थी? बंबई के अंदर। दोस्तों इस संस्था का जो मुख्यालय बनाया गया था, जो मुख्यालय बनाया गया था वो कहां पर बनाया गया था? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया था। इसके दोस्तों इसके जो अध्यक्ष
अध्यक्ष बनाए गए थे दीवान रामचंद्र राव। कौन थे? दीवान रामचंद्र राव को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? विजय सिंह पत्तिक को। इसको विजय सिंह पत्तिक को बनाया गया था। तो ध्यान रखना आप इस संस्था का। और दोस्तों, इस संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य था, इस संस्था का जो उद्देश्य क्या था कि देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ठीक है। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कहां पर? मुंबई के अंदर। कितने प्रतिनिधि? 70 प्रतिनिधियों द्वारा कब की गई थी? 1927 ईस्वी के अंदर। कहने का मतलब यह है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 ईस्वी के अंदर बम्बई में 70 प्रतिनिधियों के तहत उनके द्वारा की गई। और जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? दीवान रामचंद्र राव को बनाया गया था। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो विजय सिंह पत्तिक को बनाया गया था। दोस्तों, इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो कहां पर बनाया गया था? मुंबई के अंदर ही इसका जो मुख्यालय बनाया गया था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि इस संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य था, देशी रियासतों के अंदर क्या करना था? उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इस प्रकार से दोस्तों ये एकमात्र संस्था थी जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन के अंदर जोर शोर से किसानों का या जनता का साथ दिया। इसका विलय 1948 ईस्वी के अंदर किसमें कर लिया गया? कांग्रेस के अंदर। इसमें कांग्रेस के अंदर इसका विलय कर लिया गया। तो ध्यान रखना कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद संस्था का विलय 1948 ईस्वी में कांग्रेस के अंदर कर लिया गया था। इस प्रकार से दोस्तों आगे अपन बात करते हैं कि 1938 ईस्वी के अंदर क्या करता है कि 1938 ईस्वी में 51वां कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो हरिपुरा के अंदर। हरिपुरा कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर। तो उस गुजरात के अंदर जैसे ही 1938 ईस्वी के अंदर इस अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की जाती है। तो अपन बात करते हैं आगे। तो 1938 ईस्वी में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन होता है और वह स्थान था कहां पर? हरिपुरा। कहां पर? हरिपुरा। हरिपुरा कहां पे पड़ता है दोस्तों? गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात के अंदर। और जो इसके अध्यक्षता करते हैं वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के दो ही अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। एक तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 और एक त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह की थी दादाभाई नौरोजी ने। किनके द्वारा? दादाभाई नौरोजी ने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी ने। एक तो 1886 ईस्वी के अंदर जो कहां पर हुआ था?
इसके बारे में बात करेंगे। आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे भारत का, तब उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 3 अधिवेशन 1986-93 और 1886-93 और 1906 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी उन्होंने, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि 1938 ईस्वी में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ था हरिपुरा के अंदर, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी दोस्तों। इस अधिवेशन के अंदर एक निर्णय लिया गया, किसके द्वारा? जनता के द्वारा निर्णय लिया गया कि हमारे देशी रियासतों के अंदर क्या प्रजामंडल आंदोलन चलाए जाएंगे। क्या चलाए जाएंगे? प्रजामंडल आंदोलन चलाए जाएंगे और उनके तहत हम हमारे देशी रियासतों के अंदर क्या करेंगे? उत्तरदायी शासन की स्थापना या उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। तो कौन से अधिवेशन के अंदर? कांग्रेस अधिवेशन के अंदर। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ की देशी जनता थी जिनको आश्वासन दिया कि इस अधिवेशन के तहत आपको, इन प्रजामंडलों के तहत आपको क्या दिया जाएगा? उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी आपकी रियासतों के अंदर। इस प्रकार से दोस्तों तो ध्यान रखना, किस अधिवेशन में विश्वास दिलाया गया जनता को? तो कांग्रेस का 51वां अधिवेशन कहां पर था? हरिपुरा के अंदर। हरिपुरा कहां पड़ता है? गुजरात में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं कि 1938 से पहले भी अपने राजस्थान के अंदर लगभग प्रजामंडलों की स्थापना हो चुकी थी। जयपुर था, बूंदी था, मारवाड़ था, सूर्य का भी हो चुका था, मेवाड़ प्रजामंडल था, ठीक है, अलवर था, भरतपुर था, करौली था, धौलपुर था। इन प्रजामंडलों की स्थापना तो 1938 के अंदर ही हो चुकी थी। तो ध्यान रखना इस बात का भी। तो लेकिन इन्होंने निर्णय लिया था कि जनता में इन देशी रियासतों के अंदर प्रजामंडल आंदोलन चलाए जाएंगे और यहाँ पर क्या किया जाएगा? उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। इसके बारे में बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो प्रजामंडल है किन किन रियासतों के अंदर स्थापना की गई थी। दोस्तों राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत। जो अपन पहले वीडियो था राजस्थान का एकीकरण, उसके अंदर पढ़े थे टोंक रियासत। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, कौन सी थी? टोंक रियासत। तो दोस्तों राजस्थान की एकमात्र टोंक रियासत है जिसमें प्रजामंडल की स्थापना नहीं की गई। प्रजामंडल की स्थापना नहीं की गई थी। कौन सी रियासत? टोंक रियासत। राजस्थान के अंदर कुल 19 रियासत थी राजस्थान के एकीकरण के समय, लेकिन 18 रियासतों के अंदर क्या किया गया था? प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी और एकमात्र रियासत थी कौन सी? टोंक रियासत, जिसमें प्रजामंडल की स्थापना नहीं की गई थी। इसके बाद दोस्तों अपन ने पढ़े थे 3 ठिकाने, जिसके अंदर से एक ठिकाना था कौन सा था? कुशलगढ़। कौन था? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ ठिकाना कौन सी रियासत में था? बांसवाड़ा रियासत के अंदर। कौन सी रियासत में? बांसवाड़ा रियासत के अंदर। तो ध्यान रखना कि इस कुशलगढ़ रियासत एकमात्र ऐसा क्या था? ऐसा ठिकाना था जिसके अंदर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना कि राजस्थान के तीनों ठिकानों में से एकमात्र ऐसा ठिकाना था जिसमें प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। लावा और नीमराने के अंदर क्या नहीं किया गया? प्रजामंडल की स्थापना नहीं की गई थी। एकमात्र प्रजामंडल जिसके अंदर क्या गई? प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना कौन सा था? कुशलगढ़। एकमात्र रियासत जिसमें प्रजामंडल की स्थापना नहीं की गई वो कौन सी रियासत? टोंक रियासत। दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन यानी पहली बार जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1931 ईस्वी के अंदर। कौन सी ईस्वी में? 1931 ईस्वी में। कहां पर? जयपुर रियासत में, यानी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1931 ईस्वी के अंदर। तो ध्यान रखना राजस्थान का सबसे प्राचीन या पहला प्रजामंडल है तो कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1931 ईस्वी के अंदर किसके द्वारा की गई थी? कपूर चंद पाटनी के द्वारा।
ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का सबसे नवीनतम जो प्रजामंडल है वो कौन सा है? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ प्रजामंडल। तो ध्यान रखना, इस झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। तो राजस्थान का सबसे नवीनतम या आधुनिक प्रजामंडल है वो कौन सा है? झालावाड़ प्रजामंडल। राजस्थान की ऐसी एकमात्र झालावाड़ रियासत है जिसकी स्थापना किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा 1938 ईस्वी में की गई थी। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। तो सबसे प्राचीन जयपुर, सबसे नवीनतम झालावाड़ प्रजामंडल। अब क्रम से अपन बात करते हैं दिनांक से, डेट से, कि इनकी स्थापना क्रम से किस प्रकार से की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात कर रहे हैं